हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय हॉट प्रोफेसर पार्ट 14 चैप्टर 141 सजा पेनफुल इंटीमेसी दर्दासू। संजय उसके हर अंग पर हाथ रखते हुए काफी गुस्से में कह रहा था, कहाँ कहाँ टच किया है उसने तुम्हें? यहाँ पर या यहाँ पर? बहुत मजा आया होगा ना तुम्हें उसका टच महसूस करके। पर लगता है तुम भूल चुकी हो कि तुम पर किसका हक है, और मुझे लगता है अब वह चीज तुम्हें याद दिलाने का वक्त आ गया है। कुछ ज्यादा ही ढील दे दी है मैंने जिसका तुम फायदा उठा रही हो। ये सब कहते हुए संजय रोशनी की कमर में बंधा हुआ दुपट्टा धीरे धीरे खोलने लगता। संजय के ऐसा करने से रोशनी की बॉडी कांपने लगी थी। उसे अब संजय से डर लग रहा था। आखिर उसने गलती ही क्या थी? क्या वो 2 पल खुशी भी नहीं बीता सकती? पर यह भी संजय से बर्दाश्त नहीं किया। वह सच में इतनी गंदी सोच रखता है रोशनी के बारे में, जिसका खुद का किरदार नहीं है वह दूसरे को बदकिरदार कैसे कह सकता है? रोशनी अभी यह सब सोच ही रही थी कि एक अर्रे की आवाज के साथ उसका सूट पीछे से फट चुका था। उस आवाज को सुनकर रोशनी अपने ख्यालों से बाहर आती है और जैसी ही हल्का पीछे मुड़कर देखती है तो उसका सूट पीछे से फटा हुआ था। वह अविश्वास से संजय की तरफ देखती है कि आखिर यह इंसान इतना साइको कैसे हो सकता है। संजय रोशनी के शरीर से उसका सूट अलग कर देता है। अब रोशनी नीचे से अपने बॉटम वेयर और ऊपर ब्रा में खड़ी थी। उसने अपने आप को अपने हाथों से कवर किया था। संजय उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके हाथ को पकड़कर सीधे बाथरूम में ले जाता है। संजय की पकड़ इतनी कसी हुई थी जिससे रोशनी को महसूस हो रहा था कि वह इस वक्त कितने गुस्से में है, पर उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी। आखिर संजय को गुस्सा किस बात का आ रहा है? कि मैंने हंसकर उस लड़के से बात की या उस लड़के ने मुझे छुआ? संजय की हरकतें कभी भी रोशनी को समझ ही नहीं आती थी। कभी वह एक पल के लिए रोशनी के लिए इतना पजेसिव हो जाता था और दूसरे ही पल वह रोशनी को ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि रोशनी सिर्फ उसका बिस्तर गर्म करने की एक वस्तु हो। सच कहा जाए तो रोशनी इस समय इन सब से इतना थक चुकी थी, यदि उसका बस चलता तो वह अपने आप को ही खत्म कर लेती। पर गरीबी और परिवार की जिम्मेदारी दोनों ही उसके पैरों में वैद्यों का काम कर रही थी, तभी वह संजय की दी हुई ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जी रही थी। संजय जो कुछ भी रोशनी के साथ कर रहा था रोशनी चुपचाप उसे करने दे रही थी, क्योंकि उसने शुरू में संजय को रोकने की बहुत कोशिश की थी। पर संजय ऐसा पागल इंसान था जो अपने मन की किए बिना रहता ही नहीं था। चाहे रोशनी कितना भी स्ट्रगल क्यों न कर ले, संजय बाथरूम में ले जाकर रोशनी को शावर के नीचे खड़ा कर देता है और शावर को ऑन कर देता है। वह रोशनी के हर एक शरीर के हिस्से को अपने हाथों से रफली साफ करने लगता है। रोशनी संजय के ऐसे करने से हल्का दर्द महसूस कर रही थी, पर यह दर्द उस दर्द से कम था जो कि संजय उससे हर रात बिस्तर पर देता था, और वो दर्द था उसकी इज्जत से खिलवाड़। संजय बिना किसी रिलेशन के उसके साथ हमबिस्तर होता था और उसे एक यूज की हुई चीज के जैसे फेंककर वापस अपनी लग्जरियस लाइफ में चला जाता था। आखिर संजय उसे छोड़ क्यों नहीं देता उसके हाल पर? यह सब चीज रोशनी के दिमाग में चल रही थी। रोशनी की पूरी बॉडी को अच्छे से साफ करने के बाद संजय ऊपर से नीचे तक रोशनी को देखता है, जिसकी बॉडी पूरी रेड हो गई थी, पर रोशनी के चेहरे में दर्द का नाम और निशान नहीं था। वह एक लाश के जैसे संजय के सामने खड़ी थी। आखिर वह कर ही क्या सकती थी? संजय रोशनी को एक सेटिस्फाइड लुक देता है क्योंकि वह अपने इस काम से बहुत खुश था। वह रोशनी को जी भर कर देखने के बाद अपने कपड़े धीरे धीरे रिमूव करने लगता है। रोशनी जो कि अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, वह अब संजय के ऐसा करने से थोड़ा डरने लगती है। ऐसा नहीं था कि संजय उसके साथ यह सब हमेशा रफली करता था, पर संजय का ये सब करना रोशनी को पसंद नहीं आता था। वह बेड पर जाकर एक बीबीस्ट बन जाया करता था। रोशनी कितना ही उससे मना कर ले पर वह रोकने का नाम नहीं लेता था। आज सुबह से ही रोशनी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिस कारण वह आज ऑफिस नहीं गई थी। शाम को वह गार्डन में टहलने जा रही जाती थी जब उसे गाने की धुन सुनाई देती है। उस गाने को सुनकर रोशनी के कदम अपने आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। सामने उसका नेबर जो कि एक कथक कोरियोग्राफर था, वह अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। उस गाने को सुनकर रोशनी के कदम अपने आप थिरकने लगता है। आखिर रोशनी और उसकी फ्रेंड जिया दोनों ही कथक प्रेमी थे। जब से जिया रोशनी की जिंदगी से गई थी रोशनी की लाइफ एक नरक बन गई थी। जिया ही तो थी रोशनी का सहारा, पर पता नहीं वह कहाँ गायब हो गई, उसको इस बीच मझधार में छोड़कर। रोशनी के परिवार में लोग तो थे, लेकिन वह सब मतलब के लोग थे। उन्हें बस रोशनी के पैसों से मतलब था। एक जिया ही थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी।
जिया और रोशनी एक दूसरे के जीने का सहारा थे, पर जब से जिया गायब हुई थी तब से रोशनी की हंसी गायब हो गई थी। आज कितने दिनों बाद ही उसके चेहरे पर हंसी आई थी, पर संजय को ये भी मंजूर नहीं था। संजय अपने और रोशनी के कपड़े रिमूव करने के बाद रोशनी के दोनों हाथों को पकड़ उसके सर के ऊपर टक्कर देता है। इस समय रोशनी बाथरूम की दीवार से सटी हुई थी। संजय रोशनी के गुलाबी होठों को देखते हुए अपने जज्बातों को नहीं रोक पाता और उसे किस करने लगता है। संजय को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह रोशनी के प्रति अपने ऑब्सेशन को कम क्यों नहीं कर पा रहा है। रोशनी पहली लड़की थी जिसके साथ संजय इतने लंबे समय तक टिका हुआ था। वह हर रोज रोशनी के साथ रात बीतता और सुबह होने के पहले ही अपने घर लौट जाता, पर जब भी वह रोशनी के साथ इंटीमेट होता उसे हर बार ऐसा लगता कि यह सब उसके साथ पहली बार हो रहा है। वह कभी रोशनी की बॉडी से बोर ही नहीं होता था। वह लगातार रोशनी को किस किया जा रहा था। उसका एक हाथ रोशनी की बॉडी को सहला रहा था। धीरे धीरे संजय के हाथ रोशनी के ब्रेस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह रोशनी के एक ब्रेस्ट को हाथों में ले मसलने लगता है, जिससे रोशनी की हल्की आह निकल जाती है। संजय इस चीज का फायदा उठा अपनी जीभ को रोशनी के मुंह में इंटर कर देता है और उसके मुंह के हर कोने का स्वाद लेने लगता है। संजय के हाथ लगातार रोशनी की बॉडी पर चल रहे थे। अब रोशनी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिससे वह हल्का कसमसाने लगती है। इस चीज को समझ संजय उसके होठों से अपने होंठ अलग करता है और नीचे झुककर उसके ब्रेस्ट को अपने मुंह में ले शक करने लगता है। रोशनी जो कि अपनी अपनी सांसों को कंट्रोल कर रही थी, संजय के ऐसा करने से उसकी गर्दन दीवार से सट जाती थी। वह भले ही संजय के ये सब करने से दुखी होती थी, पर जब जब संजय उसके करीब आता था उसे अपने अंदर कुछ तो महसूस होता था। इस चीज को वह समझ नहीं पाती थी कि वह संजय के लिए आखिर महसूस क्या करती है। धीरे धीरे संजय नीचे की तरफ झुकता है और रोशनी के एक पैर को अपने कंधे पर रख उसकी सॉफ्टनेस की तरफ अपनी ललचाए आंखों से देखता है। संजय की ऐसी आंखों को देख रोशनी के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। संजय अपने होठों को रोशनी के आकर्षित होठों से जोड़ उन्हें शक करने लगता है। रोशनी प्लेजर से हल्का मौन करती है। रोशनी की मौन को सुन संजय और भी अग्रेसिव होकर उसे शक किया जा रहा था। रोशनी को शक करने के बाद संजय अपनी फिंगर को रोशनी के लव होल में एंटर करता है और धीरे धीरे उन्हें मूव करने लगता है, जिससे रोशनी की बॉडी कांपने लगती है। संजय धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है तो उसे महसूस होता है रोशनी उसके टच को फील कर रही है। वह हल्के स्मर्क के साथ रोशनी को देखता है। संजय की ऐसी नजरों को देख रोशनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे खुद को चांटा मारने का मन कर रहा था। आखिर वह इस मॉन्स्टर की टच करने से इस तरह रिएक्ट क्यों करती है। संजय जब देखता है कि रोशनी बहुत वेट हो चुकी है तो वह नीचे से उठता है और रोशनी के दोनों पैरों को अपनी कमर में रेप कर उसकी बॉडी में एंटर कर जाता है। रोशनी जो कि इसी चीज के लिए डर रही थी, संजय के ऐसे एंटर करने से उसकी चीख निकल जाती है। संजय रोशनी की चीख सुन एक तिरछी स्माइल देता है। रोशनी की यही बात तो उसे अच्छी लगती थी। वह जब जब रोशनी के अंदर एंटर करता था रोशनी हमेशा उसे पहली बार जैसा फील करवाती थी। धीरे धीरे संजय अपनी कमर को थरस्ट करने लगता है, जिससे रोशनी के चिल्लाने की आवाज में बाथरूम में गूंजने लगती है। रोशनी के ऐसे चिल्लाने से संजय और भी एग्रेसिव और फोर्सफुल होकर थरस्ट किया जा रहा था। करीब 1 घंटे तक बाथरूम से लगातार ऐसे ही आवाज आती है। अब रोशनी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यदि वह संजय को रोकती तो वह और भी एग्रेसिवनेस के साथ उसके साथ यह सब करता, पर वह हिम्मत करके उसे उसके कंधे पर हल्का टैप करती है। संजय जो कि रोशनी के साथ इंटीमेट हो रहा था, रोशनी के ऐसे करने पर उसे अपनी कोल्ड और बुरी आंखों से देखता है। संजय की आंखों को देख रोशनी डरते हुए कहती है, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज अब मत करो। संजय जिसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, वह रोशनी के ऐसा कहने से उसे एकदम से छोड़ देता है। रोशनी जिसका पूरा भार संजय ने थामा हुआ था, वह संजय के ऐसा करने से नीचे गिरने लगती है और उसकी चीख निकल जाती है। संजय अपने एक हाथ से उसकी कमर में हाथ डाल उसे गिरने से रोक लेता है और उसे वैसे ही उठा बेड के पास लाता है और एकदम से पटक देता है। संजय के बदलते भाव को देख अब रोशनी को और डर लगने लगा था। आखिर उसने संजय को क्यों रोका। संजय अब जो कुछ प्यार के साथ कर रहा था वही सब उसके साथ एग्रेसिव होकर करने वाला था। ये सोच कर ही रोशनी डर के मारे पीली पड़ रही थी।
संजय रोशनी के गले में काटते हुए कहता है, जब वह तुम्हारी बॉडी को टच कर रहा था, तुम्हें जगह जगह छू रहा था और तब तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, तुम हंस रही थी उसके टच करने से, पर मेरा टच तुम्हें दर्द देता है। कोई बात नहीं जान, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर दर्द क्या होता है। इसके साथ ही वह बिना किसी वार्निंग के रोशनी के अंदर इंटर कर जाता है और बहुत रफली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। रोशनी, जो कि ऑलरेडी बाथरूम में हुए सेशन के कारण थकी हुई थी, संजय के इतना रफली करने से उसकी चीख रूम में गूंजने लगता है। अब संजय रोशनी के साथ बिल्कुल भी जेंटल नहीं था, वह काफी रफली उसके साथ वह सब कर रहा था। करीब 4 बजे के लगभग संजय रोशनी को छोड़ता है और उसके बाजू में लेट जाता है। रोशनी, जो कि बिल्कुल मरने की हालत में आ गई थी, उसमें ताकत तक नहीं थी कि वह अपना हाथ उठा सके। संजय रोशनी की कमर में हाथ डाल उसे खुद से चिपकता है और उसके कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, ये जो सजा आज तुम्हें मिली है, ये तुम्हें बताने के लिए है कि तुम्हारा मालिक कौन है। तुम सिर्फ मेरी हो और यदि तुमने ये भूलने की हिम्मत भी की तो इससे बुरा भी मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। इसके साथ ही उसके माथे को चूमता है, उसे गले लगा कर सो जाता है। रोशनी ने संजय की हर बात सुनी थी, उसका दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। वह वैसे ही सुबकते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। चैप्टर 142 संडे लॉन्ग ड्राइव। न जाने रात की कौन सी पहर संजय रोशनी से अलग हुआ। रोशनी इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह संजय से कुछ कह सके। संजय रोशनी से अपनी भारी और कोल्ड आवाज में कहता है, आज जो तुमने किया दोबारा नहीं होनी चाहिए। तुम पर और तुम्हारी इस शरीर पर सिर्फ मेरा हक है। ये सब संजय किसी सनकी के जैसे कह रहा था। रोशनी अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए संजय की एक एक बात सुन रही थी, पर उसने संजय की बात का कोई जवाब नहीं दिया। संजय उसे खुद से चिपका लेता है और उसके माथे पर किस कर उसे हक करके सो जाता है। पर रोशनी की आंखों से तो जैसे नींद गायब ही हो गई थी। उसे अपनी इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पाना था। ये सब सोचते हुए रोशनी की आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। यही सब सोचकर कि उसकी जिंदगी कभी आसान और खुशियों से भारी नहीं हो सकती, उसे बचपन से ही यह सब सहने मिला था। एक जिया ही थी जिसने उसे खुलकर उड़ने के लिए आसमान और पंख दिए थे। जिया को याद कर उसकी आंखें वापस से पनीली हो जाती है और वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है। वो हल्का सुबकते हुए धीरे से कहती है, कहाँ हो तुम जिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रोशनी अभी बोल ही रही थी कि संजय अपनी पकड़ कसते हुए उसे और खुद से चिपका लेता है। उसके ऐसा करने से रोशनी अपने मुंह पर हाथ रख अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐश और आकर्ष का रूम। सुबह के 8 बजे बज रहे थे। इस समय ऐश आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। अब भाई इतने दिनों बाद उसे संडे का सुख प्राप्त हुआ था। एग्जाम आने की वजह से वह लगातार पढ़ाई में इतनी बिजी थी, उसकी नींद ही हराम थी। ऊपर से आज बहुत दिनों बाद आकर्ष उसके सोने के पहले आया था। दोनों काफी दिनों तक लेट नाइट बातें करते हुए सोए थे। ऐश को आकर्ष के बाहों में अच्छा फील हो रहा था। ऐश जैसे ही अपने बाजू में हाथ करती है तो उसका हाथ सीधे आकर्ष के चेहरे पर जाकर लगता है। ऐश, जिसे उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष इस टाइम तक सो रहा होगा, पर आज लगता है आकर्ष भी ऐश के साथ संडे माना रहा था। ऐश के ऐसे थप्पड़ मारने से आकर्ष, जो कि गहरी नींद में सो रहा था, वह एकदम से हड़बड़ाकर उठ जाता है। आकर्ष को ऐसा होता देख वह मंद मंद मुस्कुराने लगती है। आकर्ष जैसे ही अपने साइड में देखता है तो ऐश मुस्कुराते हुए दिख रही थी। ऐश को ऐसे मुस्कुराते देख आकर्ष को समझते देर नहीं लगती कि यह सब उसकी बीवी की शरारत है। वह ऐश के हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्या कर रही थी। हाँ। ऐश, जो कि आकर्ष के ऐसे खींचे जाने पर हड़बड़ा जाती है, वह हकलाते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं, मुझे फ्रेश होने जाना है, आप मेरा हाथ छोड़े प्रोफेसर। ऐश के ऐसे बोलने पर आकर्ष उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, अब तुम बिना मेरी गुड मॉर्निंग किस दिए यहाँ से नहीं जा सकती, सो गिव माई किस बीवी। आकर्ष के ऐसा कहने पर ऐश उसे बुरी तरह घूरती है और कहती है, मैं नहीं देने वाली, अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है। आप मेरा हाथ छोड़िए। कोई बात नहीं, तुम नहीं देने वाली तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। इसके साथ ही आकर्ष उसे अपनी तरफ घुमाता है और उसके होठों से अपने होंठ जोड़ देता है। आकर्ष ऐश के होंठों को सक करते हुए आकर्ष काफी पैशनेटली ऐश को चूम रहा था। आकाश के ऐसा करने से ऐश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आकर्ष ऐश को सांस लेने तक नहीं दे रहा था। ऐश मन में सोच रही थी कि आखिर उसका पति इतना ठरकी कैसे हो सकता है।
ऐश को काफी देर तक किस करने के बाद आकर्ष उसे छोड़ता है। आकर्ष के छोड़ने पर ऐश जोर जोर से सांस ले रही थी क्योंकि आकर्ष ने ऐश को काफी पैशनेटली किस किया था जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हुई थी, वह सांस नहीं ले पा रही थी। ऐश को ऐसे जोर जोर से सांस लेते देख आकर्ष का दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐश जो कि अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, वो डे से ही आकर्ष की ओर देखती है तो आकर्ष की इतने इंटेंस नजरों को देख उसे शर्म आने लगती है। वह आकर्ष के सीने पर हाथ रख उसे धक्का दे जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। ऐश को इतनी जल्दबाजी में बाथरूम में जाता हुआ देख वो नमे सिर हिला जिम की ओर चला जाता है। कुछ ही देर में ऐश शॉवर लेकर बाहर आती है तो आकर्ष रूम नहीं था। ऐश आकर्ष को रूम में ना देख राहत की सांस लेती है, उसका कोई इरादा नहीं था संडे को थकने का। ऐश आकर्ष के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ थी, उसका पति कितना ठरकी हो जाता है जब बात रोमांस की आती है। वो अपने सारे ख्यालों को झटक जल्दी जल्दी रेडी होने लगती है। वो अकेले आकर्ष के साथ अभी तो फिलहाल रूम में नहीं रहना चाहती थी। ऐश जल्दी से रेडी होकर नीचे हॉल की तरफ चली जाती है जहां पर सभी नाश्ता की टेबल पर बैठे हुए थे। ऐश सीधे किचन की ओर जाती है जहां पर आकृति जी पराठे बना रही थी। आकृति जी को पराठे बनाते देखा ऐश के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उसके फेवरेट आलू के पराठे जो बन रहे थे। ऐश अपने होठों पर जीभ फेरती है तो आकृति जी ऐश का ऐसा रिएक्शन देख मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है आपका फेवरेट है। आकृति जी की बात सुन उन्हें साइड हग करते हुए कहती है, हाँ मॉम, यह मेरा फेवरेट नाश्ता है। दादी माँ मेरे लिए बनाया करती थी पर ज्यादा खाने ही नहीं देती थी। ऐश की बात सुन आकृति जी कहती है, जब ये तुम्हारा फेवरेट है तो वह तुम्हें खाने क्यों नहीं देती थी। इस बात को सुन ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, वह क्या है ना कि मैं आलू के पराठे कुछ ज्यादा ही खा लेती थी, जिसके कारण फिर मुझे भूख नहीं लगती थी और मैं दिन भर खाना नहीं खाती थी, इसलिए दादी माँ मुझे मन भरकर आलू के पराठे खाने ही नहीं देती थी। ऐश की बात सुनकर आकृति जी मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल ठीक करती है माँ। आकृति जी की बात सुन ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, क्या मॉम आप भी। वो एक प्लेट आगे करती है। आकृति जी उस प्लेट को देख मुस्कुराते हुए उसमें गर्मा गर्म पराठे रख देती है। पराठे को देख ऐश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह वैसे ही जल्दबाजी में गर्मा गर्म पराठे खाने लगती है। ऐश की जल्दबाजी देख आकृति जी उसे रोकते हुए कहती है, बेटा आराम से खाओ, कोई इससे लेकर भाग नहीं रहा है, आराम से खाओ बैठकर। आकृति जी की बात सुन स्टॉल को खींचकर उसमें बैठकर स्वाद ले रही थी। ऐश को ऐसे खुशी से खाते देख आकृति जी और पराठे बनाने लगती है। कुछ ही देर में सभी लोग नाश्ता करते हुए और एक दूसरे से बात कर रहे थे। कुछ ही देर में सबका नाश्ता हो जाता है, सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। रूम में ऐश अपनी बुक्स को अरेंज कर रही थी क्योंकि कल से उससे वापस से एग्जाम की तैयारी जो करनी थी, आज उसने खुद को रेस्ट दिया था। ऐश ये सब कर ही रही थी कि आकर्ष उसे पीछे से बैक हग कर लेता है। वो उसके कंधे पर सिर रख ऐश के गले को चूमते हुए कहता है, TJM जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। ऐश जो कि आकर्ष की करीबी को महसूस कर उसकी कुर्बत में खोने लगी थी, पर आकर्ष की बात सुन वो नशमझी में उसके तरफ मुड़कर कहती है, पर हम जा कहाँ रहे हैं। आकर्ष ऐश के माथे को चूमते हुए कहता है, लॉन्ग ड्राइव पर बीवी। आकर्ष की बात सुन ऐश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो आकर्ष को हग कर लेती है। आकर्ष ऐश को अपने आगोश में और कसकर थाम लेता है। चैप्टर 143 डबल डेट सारी इंटीमेसी। आकर के ऐसा कहने से ऐश खुश हो जाती है, आखिर वह भी कुछ टाइम का ही सही ब्रेक चाहती थी। एक हफ्ते बाद से उनके एग्जाम शुरू होने वाले थे जिससे उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आकर्ष अच्छी तरह जानता था कि ऐश और अनोखी दोनों ने ही अभी कुछ टाइम तक अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान दिया है और उन्हें और भी पढ़ाई करनी है, इसीलिए माइंड फ्रेश होना भी जरूरी है। आकर्ष की बात सुनकर ऐश खुश होकर जल्दी से उसे हग कर लेती है। आकर्ष भी उसे कसकर अपनी बाहों के आगोश में समा लेता है। ऐश वैसे ही गले लगे आकर्ष से कहती है, प्रोफेसर हम वैसे ही ऐश को बाहों में लिए, क्या हम अनोखी को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ऐश के ऐसे कहने पर आकर्ष हग को ब्रेक कर ऐश के चेहरे की तरफ देख अपनी एक आईब्रो रेज कर उसे घूरते हुए देखकर कहता है, क्या यार बीवी, सच में तुम चाहती ही नहीं कि हम दोनों साथ में क्वालिटी टाइम साथ में बिताए।
कहा, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी बीवी के साथ कुछ टाइम अकेले बिताऊंगा और तुम कबाब में हड्डी लेकर चलना चाहती हो। आकाश के ऐसा कहने पर ऐश उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, मैं और अनोखी दोनों ही अभी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे थे, वह भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है, कुछ टाइम का उसे भी ब्रेक मिल जाएगा ना। प्लीज प्रोफेसर। ऐश अपना चेहरा जितना हो सके उतना क्यूट करने की कोशिश करते हुए कह रही थी। ऐश की बात सुन और उसके क्यूट चेहरे को देख आकर्ष कुछ सोचता है और थोड़ी देर बाद अपना सर हाँ में दिला देता है। आकर्ष की हाँ सुन ऐश उसके गालों में किस करके जल्दी से कवर्ड की ओर जाती है। आकर्ष तो ऐश के ऐसा करने से खो गया था, पर अपनी बीवी को दूर जाता देख वो उसे अपनी आंखें छोटी कर घूरने लगता है। ऐश आकर्ष की उन नजरों को इग्नोर कर कवर्ड से एक अच्छी सी ड्रेस निकाल आकर्ष को दिखाती है, क्या मैं इसे पहन कर चालूं? आकर्ष उस ड्रेस को देखता है और ना में सिर हिला कर कहता है, नहीं तुम कुछ इंडियन पहन कर चलो, तुम मुझे इंडियन आउटफिट में बहुत अच्छी लगती है। आकर्ष की बात सुन ऐश कुछ सोचते हुए अलमारी से एक इंडियन आउटफिट निकालती है और जल्दी से चेंजिंग रूम में जा कपड़े चेंज करने लगती है। आकर्ष तो ऐश की फुर्ती देखते ही रह गया था, फिर उसे एकदम से ध्यान आता है कि उसे अपनी बीवी की फरमाइश को जो पूरी करना है। वह तुरंत बालकनी के पास जाकर क्रिश को कॉल करता है। क्रिश का आज रेस्ट था, उसने आज पहले ही डिसाइड कर लिया था कि आज वह पूरा दिन अनोखी के साथ बिताएगा। वह अनोखी को सरप्राइज देने की ही प्लानिंग कर रहा था कि इतने में ही आकर्ष के कॉल को देख क्रिश जल्दी से कॉल रिसीव करता है। सामने से आकर्ष की वैसी भारी आवाज आती है, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं ब्रो, आज हॉस्पिटल से लीव्स है तो सोच रहा हूँ अपनी प्यारी सी बीवी को कहीं घुमाने ले जाओ। आकर्ष को अनोखी और क्रिश की सीक्रेट मैरिज के बारे में जानकारी थी। अभी क्रिश बोल ही रहा था कि सामने से आकर्ष की आवाज आती है जो कि बोल रहा था कि 1 घंटे में तुम मुझे हाईवे रोड पर मिलो। आकर्ष की ऐसी बात सुन क्रिश कहता है, अरे पर मेरे खुद के कुछ प्लान्स हैं, मैं नहीं आ सकता। तुम्हें समझ में आ रहा? मैं कुछ नहीं जानता, तुम और अनोखी मुझे 1 घंटे में पास वाले हाईवे पर मिलना चाहिए बस। मैं और ऐश वहां आ रहे हैं, ऐश अनोखी के साथ घूमने जाना चाहती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग डबल डेट पर जाएंगे। आकर्ष की पूरी बात सुन क्रिश हाँ बोल कॉल कट कर देता है और सीधे अनोखी को एमएसजी करता है। जैसे ही ऐश बाथरूम से बाहर आती है, आकर्ष तो उसे देखते ही रह जाता है। ऐश ने इस समय साड़ी पहनी हुई थी जो कि हल्की ऑरेंज कलर की थी। उस साड़ी में ऐश को देख आकर्ष के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। साड़ी से झांकती उसकी दूध से सफेद पतली कमर और वह बेली पिन जिस पर आकर्ष का दिल शुरू से ही अटका हुआ था। अब आकर्ष को रिग्रेट हो रहा था कि उसने ऐश को आखिर क्यों इंडियन बियर पहनने के लिए कहा। आकर्ष को ऐसे खुद को घूरता देख ऐसा हल्का शर्माते हुए कहती है, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? आकर्ष ऐश की बात सुनकर अपनी उन्हें इंटेंस नजरों से ऐश को देखते हुए कहता है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी लग रही हो। मैं क्या सोच रहा था बीवी, क्या हम अपनी लॉन्ग ड्राइव का प्लान कैंसिल कर सकते हैं? हम अपने रूम में भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना। आकर्ष के इरादों को समझ ऐश अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, हम बाहर जाने वाले हैं। इतने दिनों से घर और कॉलेज में रहकर मैं पक चुकी हूं और मैं अब आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। ऐश की बात सुन आकर्ष, बिल्कुल हम बाहर चलेंगे, पर मेरी बातों सुनने और भूख को कम करने के बाद। आकर्ष की ऐसी बात सुन ऐश अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, आप कौन सी बात करना चाहते हैं? एक बार में बात ही क्यों नहीं देते? हाँ बार बार अपना मूड चेंज कर रहे हैं। और सुन लीजिए, मैं इस रूम में नहीं रुकने वाली, मैं आपकी इरादे बहुत अच्छे से जानती हूँ। आकर्ष ऐश की बात सुन हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, जब तुम मेरे इरादों से पूरी तरह वाकिफ हो तो उन्हें पूरा क्यों नहीं कर देती? हम थोड़ी देर से भी तो जा सकते हैं। आकर्ष की ऐसी बातें सुन अब ऐश को हल्का डर लगने लगा था, क्योंकि आकर्ष की नजरों में उसे खुमारी दिख रही थी जो कि सिर्फ ऐश के लिए थी। वह हकलाते हुए कहती है, देखिए हमें बाहर जाना है, अनोखी कभी भी आ सकती है, मैं नहीं चाहती वह हमारा वेट करे। आकर्ष जो कि ऐश की बातों को सुन ही नहीं रहा था, वह अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। आकर्ष के कदमों को अपनी तरफ आता देख ऐश अपने कदम पीछे लेने लगती है। एक टाइम बाद ऐश दीवार से सट जाती है और आकर्ष ठीक उसके सामने खड़ा हुआ था। आकर्ष ऐश की साड़ी से झांकती कमर में हाथ रखता है। आकर्ष के ठंडे हाथों को अपनी कमर में महसूस कर ऐश सिहर जाती है और उसकी सिसकी निकल जाती है।
आकर्ष ऐश की सीसकी को सुन और भी एक्साइटेड हो जाता है और वह अपनी पकड़ ऐश की कमर में कसते हुए उसके होठों से अपने होंठ जोड़ लेता है और उसे काफी डीपली किस करने लगता है। आकर्ष काफी अग्रेशन के साथ ऐश को किस कर रहा था। आकर्ष के हाथ धीरे धीरे ऐश की पूरी बॉडी पर चल रहे थे जिससे ऐश और भी आकर्ष की कुर्बत में बहक रही थी। आकर्ष काफी इंटेंसली उसके होठों को सक किए जा रहा था। धीरे धीरे आकर्ष के हाथ ऐश की साड़ी के अंदर जाने लगते हैं और वह उसके मिड एरिया को सहलाने लगता है। आकर्ष के अचानक किए गए हमले से ऐश बिल्कुल कांप जाती है। कुछ ही देर में आकर्ष ऐश को गोद में उठा बेड पर ले जाता है और उसकी साड़ी के प्लेट्स को कमर से निकाल नीचे कर देता है जिससे उसकी साड़ी खुल जाती है। ऐश ने जो साड़ी बड़ी मुश्किल से पहनी हुई थी वह अब धरती में गिरी हुई थी। आकर्ष बिना किसी देरी के अपने कपड़े रिमूव करता है और ऐश के अंदर खुद को एंटर करता है। पूरे रूम में ऐश और आकर्ष की गर्म सांसों की आवाज गूंज रही थी। आकर्ष काफी इंटेंसली ऐश के साथ लव मेकिंग कर रहा था। अभी वह दोनों अपने इंटेंस लव मेकिंग में लगे हुए थे कि इतने में ही आकर्ष का कॉल बजता है। आकर्ष जो कि है ऐश में पूरी तरह से खो गया था, वह उस कॉल को इग्नोर कर अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। ऐश जो कि आकर्ष की कुर्बत में बिल्कुल पिघल गई थी, उसकी सिसकियां बढ़ जाती हैं कि इतने में ही दोबारा आकर्ष का कॉल बजता है। आकर्ष बिना ऐश से अलग हुए एक हाथ से मोबाइल उठा लेता है तो सामने से उसे क्रिश कॉल कर रहा था। क्रिश के कॉल को आता देख आकर्ष अपनी सांसों को कंट्रोल कर गहरी सांस लेता है और एक हाथ ऐश के मुंह पर रखता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी की हॉट और सेडेक्टिव सिसकियों को कोई और सुने। वह बिना अपनी मूवमेंट को बंद किए क्रिश के कॉल का जवाब देता है। आकर्ष की आवाज सुनकर कोई नहीं पहचान पाता कि अभी वह क्या कर रहा था। ऐश जो कि अपनी भारी हो रही सांसों से लगातार आकर्ष को देख रही थी, आकर्ष उसे देख आई विंक कर अपनी मूवमेंट तेज कर देता है। ऐश आकर्ष के ऐसा करने पर उसे देखते ही रह जाती है। आखिर यह इंसान कैसे अपने जज्बातों को कंट्रोल कर सकता है। आकर्ष की इंटेंस नजरों से ऐश को देखते हुए अपनी कमर को मूव कर रहा था और वैसे ही सीरियसनेस के साथ क्रिश से बात कर रहा था। क्रिश जो कि आकर्ष के दिए गए पते पर पहुंच चुका था, पर वहां आकर्ष को ना देख वह तुरंत उसे कॉल करता है। आकर्ष उसे 20 मिनट रुकने का बोल जल्दी से कॉल कट कर देता है और अपनी कमर की मूवमेंट तेज कर वह और भी तेजी से इंटीमेट होने लगता है। ऐश की चीखें और तेज हो जाती हैं। कुछ ही देर में आकर्ष अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है और थक कर ऐश के ऊपर लेटा हुआ था। ऐश जो कि बहुत थक चुकी थी, आकर्ष कुछ देर बाद उसे वैसे गोद में उठा बाथरूम में ले जाता है। कुछ ही देर में दोनों शावर लेकर बाहर आते हैं। ऐश ने एक बेबी पिंक कलर का सूट पहना हुआ था जो कि आकर्ष ने खुद ही निकाल कर दिया था। ऐश साड़ी में ही हॉट एंड सेक्सी लग रही थी कि अब आकर्ष ऐश को वापस से साड़ी में देख कोई रिस्क नहीं ले सकता था। इसलिए उसने जानबूझकर ऊपर से नीचे अनारकली वाला सूट ऐश के लिए निकाला था। ऐश जो कि काफी थकी हुई थी, वह कुछ नहीं कर रही थी। आकर्ष ने ही ऐश को रेडी किया। ऐश को रेडी करने के बाद आकर्ष खुद रेडी होता है और ऐश के हाथों को पकड़ दोनों ही नीचे की ओर चले जाते हैं। नीचे हॉल में कोई नहीं था, सभी अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे। आकर्ष सीधे पार्किंग एरिया से कार निकाल हाईवे की ओर निकल जाता है। चैप्टर 144 कार में रोमांस। जैसा कि आकर्ष ने क्रिश से कहा था, दोनों कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं जहां क्रिश और अनोखी उनका वेट कर रहे थे। क्रिश अपने ड्राइवर के साथ आया हुआ था क्योंकि वह जानता था कि उन्हें एक ही गाड़ी में जाना है। आकर्ष अपनी गाड़ी रोकता है तो क्रिश ड्राइवर को वापस जाने बोल देता है। ऐश खिड़की से अनोखी को देख एक्साइटेड हो बाहर जाने लगती है। ऐश को बाहर जाते देख आकर्ष जल्दी से उसका हाथ पकड़ रोक लेता है। आकर्ष के ऐसे हाथ पकड़ने से ऐश उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखने लगती है। आकर्ष जो कि ऐश को ही देख रहा था, उसकी ऐसी नजरों को देख अपनी बड़ी भारी आवाज में ऐश से कहता है, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वह ऑलरेडी अंदर ही आ रही है। आकर्ष की बात सुन ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, अरे पर मैं उसे रिसीव करने ही तो जा रही हूं और वैसे भी आप और क्रिश दोनों तो सामने बैठेंगे। मैं और अनोखी पीछे बैठ जाते हैं, मस्त बातें करेंगे। ऐश की इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग को सुन आकर्ष उसके प्लान पर पानी फेरते हुए अपनी घूरती आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, खबरदार, जो तुमने अपनी जगह से हिलने की भी कोशिश की तो सीधे घर छोड़कर आऊंगा।
मैंने तुम्हारी जिद पूरी की तुम्हारी फ्रेंड को बुलाकर, पर मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम मुझे छोड़कर अपनी फ्रेंड को अटेंशन दो। तुम्हारी अटेंशन और तुम्हारा प्यार सब मेरे लिए होना चाहिए। इसलिए तुम मेरे बाजू में बैठोगी और वो लोग पीछे बैठेंगे। आई बात समझ में आकर्ष की बात सुन ऐश मुंह बनाते हुए धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, कहाँ मैंने सोचा था कि मैं अनोखी के साथ बातें करते हुए पूरे रास्ते को एंजॉय करूंगी, कहाँ यह मेरे खड़ूस प्रोफेसर मुझे यहाँ से हिलने तक नहीं दे रहे हैं। आकर्ष जो कि ऐश की बुदबुदाहट सुन रहा था, वह अपनी तीखी नजरों से उससे घूरते हुए कहता है, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ऐश वैसे टशन में बोलती है, आपको सुनाने के लिए ही कहा है। ऐश के वापस से जवाब सुनकर आकर्ष उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है कि इतने में ही क्रिश और अनोखी बेक शीट पर बैठ जाते हैं। ऐश जो कि अनोखी को बेक शीट में बैठा देखती है, वो तुरंत उस तरफ घूम अनोखी से बात करने लगती है। वैसे उसका भी मन बेक शीट की तरफ जाने का कर रहा था, पर आकर्ष के कारण ये हो नहीं पाया था। जैसे ही वह अनोखी को देखने वापस से पीछे मुड़ती है, आकर्ष उसके चेहरे को अपने सामने की ओर करते हुए कहता है, सामने देखो। आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश उसे घूरकर कहती है, जल कुकड़े कहीं के। आकर्ष ऐश की बात सुन स्मर्क के साथ कहता है, वह तो मैं हूं ही, आज पता चला तुम्हें। आकर्ष की बात सुन के मुंह बनाते हुए सामने की ओर देखने लगती है। आकर्ष ऐश से ज्यादा ना बहस करते हुए कार को आगे बढ़ा देता है। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि ऐश वापस से आकर्ष को इग्नोर कर अनोखी से बातें करने लगती है। आकर्ष खुन्नस में उसे घूर रहा था। अनोखी आकर्ष और ऐश की नोक-झोंक को देख मुस्कुराने लगती है। वह भी क्रिश के साथ ऐसे ही हंसी मजाक करना चाहती थी, पर अभी उसने ऐश को अपने और क्रिश के बारे में कुछ नहीं बताया था। यदि अभी ऐश को ये सब पता चला तो वो उसे मार ही डालेगी। इसलिए वह सीधी शादी बनाकर वैसे ही बैठी हुई ऐश से बात कर रही थी। पर हमारे क्रिश बाबू को कहाँ मंजूर था कि उनकी बीवी उन्हें छोड़ अपनी बेस्ट फ्रेंड की कंपनी एंजॉय करने में लगी हुई है, वो भी उन्हें इग्नोर करके। कहा क्रिश अपनी प्यारी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और उनकी बीवी उन्हें छोड़ अपनी फ्रेंड को भाव दे रही है। क्रिश जो कि ऐश और अनोखी को लगातार बातें करते हुए देखे जा रहा था, अब उसे गुस्सा आने लगता है कि आखिर ये दोनों लड़कियां रोज ही मिलती हैं, पर उनकी बातें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। वो रियर व्यू मिरर से सामने की ओर देखता है और आकर्ष को देख आई विंक कर देता है। आकर्ष एक बटन प्रेस करता है जिससे उस कार का पार्टीशन ऑन हो जाता है। अनोखी और ऐश जो कि बातों में लगी हुई थी, अचानक से उनके बीच आए इस टेम्पररी दीवार को देख चौंक जाती है। अनोखी जल्दी से क्रिश की तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये क्या हुआ, इसे हटाओ, मुझे ऐश से बात करनी है। ठीक ऐसा ही सवाल ऐश ने आकर्ष से किया था। आकर्ष ऐश की बातों को नजरअंदाज कर लगातार ड्राइविंग में लगा हुआ था। खुद को ऐसा नजरअंदाज देख ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, ये सब आपने जानबूझकर किया है, आप जलते हैं मेरी खुशी को देखकर। आकर्ष ऐश की ऐसी बात सुन उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है। अचानक से आकर्ष के ऐसा करने पर ऐश हड़बड़ा जाती है, क्योंकि आकर्ष ड्राइव कर रहा था। वह आकर्ष से दूर होने की कोशिश करती है, पर आकर्ष अपने एक हाथ से ऐश की कमर में हाथ डाल उसकी कमर को मसल देता है, जिससे ऐश की हल्की सिसकी निकल जाती है। ऐश की ऐसी सिसकी दूसरी तरफ बैठे क्रिश और अनोखी को भी सुनाई दी थी, जिसे अनोखी हल्का शर्मा जाती है। उसे समझ आ गया था कि आगे क्या हो रहा है। वह वैसे ही शर्माते हुए खिड़की के बाहर देखने लगती है, पर हमारे क्रिश बाबू कहाँ ऐसा मौका जाने देते। वह जल्दी से अनोखी की कमर में हाथ डाल उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। क्रिश के ऐसा करने से अनोखी चौंकते हुए धीरे से कहती है, क्या कर रहे हो, सामने ऐश बैठी है, वह सुन लेगी। क्रिश अनोखी के कान में बुदबुदाते हुए कहता है, सुन लेंगे तो सुन लेने दो, वैसे भी वो लोग उसे साइड एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें उनकी आवाजों से ही समझ में आ गया होगा। अब हमें भी मौके का यूज कर लेना चाहिए। क्रिश की ऐसी डबल मीनिंग बात सुन अनोखी उसके मुंह में हाथ रखते हुए बोलती है, कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हो, और मैं बिल्कुल भी वह सब यहाँ नहीं करने वाली। ऐश को मैंने कुछ नहीं बताया है, यदि उसे पता चल गया तो वह मुझे मार डालेगी। पर क्रिश को अनोखी की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस अनोखी से प्यार करना था। वह अनोखी के बोलते हुए लिप्स को लगातार देखे जा रहा था।
अनोखी ने आज हल्की पिंकिश लिप बाम लगाई थी। ऑलरेडी अनोखी के लिप्स इतने पिंक थे कि उसको लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं थी। उन जूसी लिप्स को ऐसे हिलते देख क्रिश अपने थूक को निगलता है। उसे अनोखी के जूसी लिप्स अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। वह लगातार अनोखी को देखे जा रहा था। अनोखी को ऐसे देख क्रिश अपने चेहरे को आगे करता है और अनोखी के जूसी लिप्स को अपने होठों से कैप्चर कर लेता है और धीरे धीरे उन्हें शक करने लगता है। अनोखी जो कि लगातार क्रिश से बातें कर रही थी, उसके ऐसा करने से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह कुछ बोलना चाहती थी पर क्रिश उसकी कमर में अपनी पकड़ कसते हुए काफी अग्रेशन के साथ उसे किस किया जा रहा था। अब हाल कुछ ऐसा था कि क्रिश की किस में अनोखी भी बहकने लगी थी। वह दोनों एक दूसरे को काफी पैशनेटली किस कर रहे थे। उनकी किस करने की आवाज हल्की हल्की फ्रंट साइड आ रही थी। ऐश जो कि आकर्ष से हाथ छुड़ाने में लगी हुई थी, अचानक ऐसी आवाज को सुन वह यहाँ वहां देखने लगती है। आकर्ष जो कि समझ चुका था कि पीछे क्या हो रहा है, वह जल्दी से एक सॉन्ग चालू कर देता है। ऐश आकर्ष से कुछ बोलती कि इतने में ही आकर्ष अपनी गाड़ी में लोकेशन सेट कर कार को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। आकर्ष ऐश के बालों में हाथ डाल उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है और अपने होंठ उसके होठों से जोड़ देता है। दोनों ही लव बग्स अपने अपने लव बन के साथ रोमांस में लगे हुए थे, पर पीछे अनोखी का हाल तो कुछ ज्यादा ही बेहाल हो चुका था। क्रिश ने उसकी हालत बहुत खराब करके रखी थी। अभी इस समय अनोखी सीट पर लेटी हुई थी और क्रिश उसके ऊपर था। उसके हाथ लगातार अनोखी के पूरे शरीर में चल रहे थे। उसका एक हाथ अनोखी के सूट के अंदर उसके उभारों को सहला रहा था। अनोखी सिसकियां भर रही थी। अनोखी को अभी फिलहाल अपने इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे। वह भूल चुकी थी कि इस समय वह कार में है, दो लोग और भी मौजूद हैं, पर इस समय वह अपने एहसास में खोई हुई थी। क्रिश लगातार उसके लिप्स को किस करते हुए अपनी पकड़ उसके उभार पर कसे जा रहा था। अनोखी के हाथ क्रिश के बालों में चल रहे थे। दोनों काफी पैशनेटली किस किया जा रहे थे। अब क्रिश को अफसोस हो रहा था कि उसने आकर्ष को पहले ही क्यों नहीं मना कर दिया। वो इतने अच्छे मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकता था। क्रिश अनोखी के साथ आगे बढ़ना चाहता था, पर थोड़ी ही देर में उनकी कार रुक जाती है। कार के रुकते ही क्रिश को समझते देर नहीं लगती कि उनकी मंजिल आ चुकी है। वह ना चाहते हुए भी अनोखी के ऊपर से दूर होता है। अनोखी जो कि गहरी गहरी सांस ले रही थी, वह क्रिश को देखने लगती है। क्रिश की नजरों में उससे अभी भी अपने लिए चाहत दिख रही थी। वह जल्दी से सीट से उठ अपने कपड़ों को सही करती है जो कि क्रिश ने अस्त व्यस्त कर दिए थे। उसकी ब्रा की हुक खुल चुकी थी। वह जल्दी से उससे लगा अपने बालों कपड़ों को सही करती है। क्रिश अनोखी को देख रहा था, वह उसकी हेल्प करता है। सामने ऐश्वर्या आकर्ष का भी कुछ ऐसा ही हाल था। आकर्ष ने भले ही अभी थोड़ी देर पहले लव मेकिंग की थी, पर उसका मन ऐश से कभी भरता ही नहीं था। वह लगातार उसको किस किया जा रहा था। उसके हाथ लगातार ऐश की बॉडी पर घूम रहे थे। आकाश ने जो कार ऑटोमेटिक मोड पर सेट की हुई थी, वह जैसे ही उनकी डेस्टिनेशन पर पहुंचती है वह स्टॉप हो जाती है। कार के स्टॉप होने से दोनों ही जो कि अपने प्यार में खोए हुए थे, हल्का सा आगे की ओर झुक जाते हैं। आकर्ष जल्दी से ऐश के सर को पकड़ सीट से सटा देता है। ऐश जो कि आकर्ष को किस कर रही थी, अचानक आकर्ष के ऐसा करने से वह हांफते हुए उसे देखने लगती है। आकर्ष जो कि अभी भी ऐश से दूर नहीं होना चाहता था, वह ना चाहते हुए भी उससे दूर होता है और उसके बालों को सही करते हुए उसके लिप्स के बाजू में फैली हुई लिपस्टिक को साफ करता है और एक नज़र ऐश को देखता है कि वह बाहर जाने लायक है कि नहीं। अपनी तसल्ली पूरी कर लेने के बाद वह गाने को बंद कर क्रिश को एक मैसेज करता है और बाहर निकल ऐश के साइड का दरवाजा खोलता है। ऐश आकर्ष का हाथ पकड़ बाहर निकलती है। कुछ ही देर में क्रिश और अनोखी भी बाहर आ जाते हैं। चैप्टर 145 एग्जाम स्टॉट गुड लक किस। ऐश और अनोखी दोनों जैसे ही वह बाहर का नज़ारा देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं। शौक के कारण उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सामने बहुत बड़ा फार्म हाउस था जो कि हरियाली से भरा पूरा था। चारों तरफ हरियाली थी। ऐश और अनोखी की नज़र चारों तरफ की सुंदरता निहारने में लगी हुई थी। दोनों को ऐसा लग रहा था कि दोनों ही स्वर्ग में आ गई हो। ऐश अविश्वास से आकर्ष की तरफ देखकर कहती है, ये कितनी प्यारी जगह है, किसका फार्म हाउस है ये प्रोफेसर। आकर्ष ऐश की एक्साइटमेंट देखकर हल्का मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब कर उसकी कमर में हाथ डाल कहता है, हमारा फार्म हाउस है। आकर्ष की बात सुन ऐश उसे देखते हुए कहती है, आप सच कह रहे हैं, कितनी प्यारी जगह है ये, आई लव इट।
अभी ऐश ये कह ही रही थी कि उसकी नज़र साइड में लगे बहुत बड़े पेड़ पर जाती है जिसमें कि एक ट्री हाउस बना हुआ था। उस ट्री हाउस को देख ऐश का चेहरा खुशी से खिल जाता है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी लोकेशन पहली बार देखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये प्लेस नेचर की गोद में है। ऐश को हमेशा नेचर के करीब रहना पसंद था। वह आकर्ष का हाथ अपनी कमर से हटा उस ट्री हाउस की तरफ जाने लगती है। आकर्ष ऐश की इतनी एक्साइटमेंट को देख उसका हाथ वापस से पकड़ कहता है, रुको, हम साथ में चलते हैं, अकेले अकेले कहाँ भागी जा रही हो। आकर्ष उसे ट्री हाउस के पास ले जाता है। अनोखी ने भी उस ट्री हाउस को देखा था। वह भी क्रिश को लेकर उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। चारों ही उस हाउस पास पहुंचते हैं। उस ट्री हाउस में बहुत ही अच्छी सीढ़ियां बनी हुई थी जो कि इस पेड़ की कटी हुई शाखों से बनी थी। चारों उन सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंचते हैं तो एक बहुत ही अच्छा इंटीरियर का ट्री हाउस बना हुआ था जो कि एक कपल के रहने के लिए बेस्ट था। ऐश और अनोखी दोनों लड़कों को भूलकर उस ट्री हाउस के चारों तरफ घूमने लगते हैं। दोनों लड़के ही अपनी अपनी वाइफ को इतनी खुशी से एंजॉय करते हुए देख रहे थे। ऐसे कुछ ही टाइम में वह लोग नीचे आते हैं। आकर्ष और क्रिश दोनों को ही झरने के पास ले जाते हैं। झरने को देखकर उनकी तो चौंकने की सीमा ही खत्म हो गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह सच में किसी स्वर्ग में आ गए हैं। दोनों झरने के पास जा उसमें भीगने लगते हैं, कभी लटकों पर पानी डाल रहे थे। दोनों लड़के उन्हें ऐसा करते हुए देख रहे थे, वह भी उनके साथ मस्ती करने लगते हैं। पूरे दिन मस्ती करने के बाद शाम को चारों ही अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही करके एक हफ्ता निकल जाता है। इस बीच ऐश और अनोखी ने अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से की थी क्योंकि आने वाली मंडे को उनकी फर्स्ट एग्जाम था। क्रिश ने भी अनोखी को काफी सपोर्ट किया था। इस बीच वह लोग आपस में नहीं मिले क्योंकि क्रिश को लगता था कि यदि वह अनोखी से मिलेगा तो अनोखी अपने एग्जाम से ध्यान भटका कर उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लेगी। आज मंडे था, दोनों का एग्जाम था। सुबह से ही घर में हड़कंप मचा हुआ था, या ये कहा जाए कि सभी घर वालों को ऐसा लग रहा था कि उनके बच्चे वापस से छोटे हो गए हैं। आकर्ष ने तो अपनी पूरी पढ़ाई विदेश में की थी। आज ऐश का एग्जाम कम सबका ज्यादा लग रहा था क्योंकि सभी ने देखा था कि आकर्ष ने ऐश को कितना पढ़ाया था। कई बार दोनों में लड़ाई भी होती थी पर आकर्ष ऐश को मना लिया करता था। दादी आकृति जी, अनीशा जी सभी ने ऐश को काफी हिदायत देकर और दही शक्कर खिलाकर कॉलेज के लिए रवाना किया। आकर्ष तो अपने घरवालों के रिएक्शन को ही देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज ऐश एग्जाम पर नहीं किसी मिशन पर जा रही है। आकर्ष ऐश का हाथ पकड़ उसे कार में बिठा गाड़ी आगे भागा देता है। ऐश खिड़की से सभी को बाय कर रही थी। ऐश की हरकतों और अपने घर वालों को देख आकर्ष नामे सिर हिला गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है। आकर्ष ऐश को लेकर सीधे कॉलेज पहुंचता है। वैसे तो आज आकर्ष कॉलेज नहीं जाता क्योंकि आज कंपनी में उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, लेकिन ऐश का एग्जाम था इसलिए वह खास उसे आज छोड़ने आया था। जैसे ही गाड़ी कॉलेज के बाहर पहुंचती है आकर्ष का रुख ऐश की तरफ मुड़ता है। आकर्ष के ऐसा देखने से ऐश हल्का शर्मा जाती है। ऐश को ऐसे शर्माते देख आकर्ष उसे अपने करीब कर अपने होठों को उसके होंठों से जोड़ देता है और उसे काफी डीपली किस करने लगता है। वो ऐश के लिप्स को लगातार सक किए जा रहा था। ऐश भी उसकी किस का रिस्पॉन्स दे रही थी। करीब 10 मिनट है। ऐश को किस करने के बाद आकर्ष उसके होठों को छोड़ता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, माइंड को रिलैक्स करके एग्जाम देना, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। वापस से उसके लिप्स पर बेबी किस करके आकर्ष उसे जाने का इशारा करता है। ऐश कार का गेट खोल बाहर जाने लगती है पर वो गेट बंद कर आकर्ष के करीब जा उसके होठों से अपने होंठ जोड़ किस करती है। ऐश के ऐसा करने से आकर्ष उसके लिप्स को सक करने लगता है। कुछ देर किस करने के बाद ऐश आकर्ष से दूर हो बिना उसके तरफ देख तुरंत कार से बाहर निकल जाती है। आकर्ष जाती हुई ऐश को देखता है। जब वो गेट के अंदर चली जाती है तो आकर्ष अपनी कार को घुमा वहां से निकल जाता है। ऐश कॉलेज के अंदर जाती है तो उसे अनोखी मिल जाती है। अनोखी को देखकर ऐश खुश होते हुए कहती है, तू कब आए। अनोखी ऐश की तरफ आते हुए कहती है, बस अभी 5 मिनट पहले ही आई हूँ। हो गई तैयारी सारे एग्जाम की। अनोखी की बात पर ऐश हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, अब घर में प्रोफेसर हैं तो तैयारी कैसे नहीं होगी। वह तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ चुके हैं कि इस बार मुझे लगता है टॉप करा कर ही रहेंगे।
ऐश की बात सुन अनोखी हंसते हुए कहती है, सही है यार तेरा, इसलिए कहती थी कि अपने प्रोफेसर से दिल मत लगा, लेकिन तूने दिल लगाने के साथ साथ शादी भी कर ली। अब झेलना तो तुझे ही पड़ेगा ना। अनोखी की बात पर ऐश मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ चल जल्दी। भगवान करे वो चुड़ैल मिसेस दत्त अपनी क्लास टीचर ना हो, उनको देखकर ही मेरा दिमाग खराब होने लगता है। अनोखी ऐश की तरफ ना मैं सिर हिलाते हुए कहती है, पता नहीं तुझे उनसे दिक्कत ही क्या है। अरे दिक्कत है उनसे, तू देखती नहीं है वह मेरे पति को कैसे देखती है। पहले मुझे समझ में आता था कि प्रोफेसर हॉट है, चलता है, मैं भी छेड़ती थी। पर अब मैं उनकी बीवी हूं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे पति को मेरे अलावा कोई और भी देखे। अनोखी ऐश की बात पर हंसते हुए कहती है, ये है पतिव्रता औरत। पहले जब तू खुद उन पर लाइन मारती थी तब सही था, वह तेरे हस्बैंड बन चुके हैं तो तुझे गुस्सा आता है। प्रोफेसर होने के नाते सबका हक है उन पर। ओह हेलो मैडम, किसी का हक नहीं है उन पर, वो सिर्फ मेरे हैं और उन पर सिर्फ मेरा हक है। तो मिसेस दत्त साइड मत ले, मुझे वह औरत पहले से ही ठरकी दिखती है, अपनी उम्र देखती है ना कुछ, और मेरे हैंडसम पति पर लाइन मारने चली आती है। अनोखी ऐश को ऐसे टिपिकल बीवी वाले मूड में आते देख हंसते हुए कहती है, तू भी पागल ही हो गई है। दोनों ऐसी ही बात करते हुए अपनी क्लास में आ जाते हैं, पर सामने का सीन देख उनके होश उड़ जाते हैं। चैप्टर 146 मिलियन रुपीज दत्त और आस्था की चाल। ऐश्वर्या अनोखी जैसे ही अपने क्लासरूम में पहुंचती है, सामने मिसेस दत्त और आस्था को एक साथ उस रूम में देख दोनों चौंक जाती हैं। ऐश अनोखी के कान में धीरे से कहती है, आज दोनों ही डायन और चुड़ैल साथ में है, आखिर इनका इरादा क्या है। ऐश की बात सुन अनोखी उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, तू अपना मुंह बंद रखेगी, कुछ भी बोलती है। जाहिर सी बात है आज एग्जाम है दोनों की, आज हमारे ही क्लास में ड्यूटी लगी होगी, इसलिए दोनों यहाँ पर है। बाय गॉड अनोखी, आज मैं भगवान से मैंने मांगा ही था कि इन दोनों में से कोई भी हमारी क्लास में ना रहे, पर दोनों ही हमारी क्लास में टपक पड़ी है, भगवान भी मेरी सुनते नहीं है। एग्जाम की शुरुआत में ही अपशगुन हो गया, पता नहीं आगे क्या क्या होना बाकी है। ओ कम ऑन ऐश, तू कब से यह शगुन अपशगुन में विश्वास रखने लगी, और वैसे भी हमें इन दोनों से मतलब क्या है, हमें बस अपने एग्जाम देने हैं और यहाँ से जाना है, इसलिए तू टेंशन छोड़ और चल अंदर। अनोखी की बात सुन ऐश हाँ में सिर हिलाती है और दोनों क्लासरूम के अंदर चली जाते हैं। क्लासरूम के अंदर जाते ही आस्था और मिसेस दत्त और आस्था की नज़र दोनों पर पड़ती है। मिसेस दत्त ऐश्वर्या की तरफ मुस्कुराते हुए कहती हैं, अरे आओ ऐश्वर्या, देखो तुम्हारा रोल नंबर उस सीट पर है, जाओ वहां बैठ जाओ। मिसेस दत्त को इतने प्यार से बात और ऐसे मुस्कुराते हुए देख ऐश अनोखी से कहती है, आज हो क्या गया है इस चुड़ैल को जो मुझसे इतनी अच्छे से बात कर रही है, तू देख रही है अनोखी, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। तू अपना मटर जैसा दिमाग चलाना बंद कर, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अनोखी तू इसके बहकावे में मत आ, इसकी कुछ तो प्लानिंग है। ऐश मन ही मन कुछ सोचने लगती है। ऐश को खुद में खोया देख मिसेस दत्त दोबारा उससे कहती हैं, तो ऐश अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और कहती है, जी मैं बस बैठ ही रही हूँ। कुछ ही देर में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। ऐश जैसे ही एग्जाम पेपर को देखती है उसके चेहरे पर ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स में वही सवाल थे जिनकी प्रैक्टिस आकर्ष ने कराई थी। ऐश खुश होकर अपने पेपर को करने लगती है। मिसेस दत्त और आस्था एक दूसरे के तरफ देख मिस्टीरियस स्माइल देती हैं और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। बीच बीच में दोनों ही क्लासरूम का एक राउंड लगा लिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे करके 3 घंटे बीत जाते हैं। लास्ट के 10 मिनट बचे थे जब प्रोफेसर दत्त सबको अनाउंस करते हुए बताती है कि 10 मिनट है, आप सभी लोग अपने एक्स्ट्रा सीट को अपनी मेन सीट से बांध लीजिए। कुछ ही देर में एग्जाम ओवर की बेल बजती है। ऐश इस बार के अपने एग्जाम पेपर से काफी सेटिस्फाइड थी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो कि उससे बना ना हो, बल्कि उसे तो ऐसा लग रहा था कि आज टाइम ही कम पड़ रहा हो। इसके पहले जब ऐश के एग्जाम पढ़ते थे तो ऐश के क्वेश्चंस तो खत्म होते नहीं थे, पर टाइम उसका नहीं कटता था। आज उसको सही मायने में लग रहा था कि उसने आज बहुत अच्छा पेपर दिया है। ऐश अपनी पेपर शीट को सामने आस्था को जमा कर देती है। वह जैसे ही जाने वाली थी कि मिसेस दत्त पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कहती हैं, सुनो ऐश्वर्या, क्या तुम मेरी एक हेल्प कर दोगी। मिसेस दत्त के ऐसे प्यार से पूछने पर वह उन्हें अपनी आईब्रो रेज करते हुए देखती है।
उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मिसेस दत्त को हो क्या भूख गया है। आखिर यह औरत उससे इतने प्यार से बात कैसे कर सकती है। मिसेस दत्त की बात पर ऐश हाँ में सिर हिलाती है तो वो मुस्कुराते हुए कहती है, बस 5 मिनट रुकना, जब तक तुम अपने बैग से कलेक्ट कर लो। उनकी बात सुनकर वह अपने बैग और मोबाइल को कलेक्ट करने चली जाती है। कुछ ही देर में ऐश पेपर और आंसर सीट लिए मिसेस दत्त के कैबिन के ओर जा रही थी। इतने में मिसेस दत्त ऐश से कहती है, तुम मेरे कैबिन में जाकर इनको रख दो, मैं अपना मोबाइल क्लासरूम में भूल गई हूँ। उनकी बात सुन ऐश बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाती है। ऐश को जाते देख मिसेस दत्त एविल स्माइल देती है और वैसे ही मुस्कुराते हुए कहती है, जाओ जाओ ऐश, सरप्राइज इंतजार कर रहा है तुम्हारा वहाँ। ऐश मिसेस दत्त के केबिन पहुंच सारे पेपर शीट को टेबल में एक साइड रख के जाने लगती है। अचानक ही उसका पैर मुड़ जाता और वो नीचे गिरने लगती है। खुद को गिरने से बचाने के लिए वो टेबल पर मौजूद सामान को पकड़ने लगती है, जिससे सारा सामान और कुछ पेपर नीचे गिर जाते हैं। सारे पेपरों को कलेक्ट कर जल्दी जल्दी रखने लगती है कि उसकी नज़र एक डॉक्यूमेंट पर जाती है। वह और डॉक्यूमेंट को खोलकर जैसे ही देखती तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं और वह जल्दी से उसे अपनी जगह पर रख देती है और मिसेस दत्त के केबिन से बाहर सीधे पार्किंग एरिया की तरफ चली जाती। चैप्टर 147 के संचालन। मिसेस दत्त का सारा सामान उनके केबिन में रखने के बाद ऐश वहां से निकलने लगती है कि उसकी नज़र कुछ नीचे गिरे हुए पेपर्स पर जाती है। उन पेपर को देख ऐश उन्हें उठाकर पढ़ने लगती है। जैसे जैसे ऐश पेपर्स को पढ़ रही थी उसकी आंखें बड़ी हो रही थी। वह जल्दी से डर के मारे उन पेपर को वहीं टेबल पर रखकर मिसेस दत्त के कमरे से जल्दी निकलने लगती है। पर वह इस बात से अनजान थी कि कोई उसे उन पेपर्स को पढ़ते हुए देख रहा था और उसकी सारी पिक्चर्स क्लिक की हुई थी। फोटो खींचने के बाद उस इंसान के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। ऐश उनके रूम से निकल बाहर कॉरिडोर से गेट की तरफ जाने लगती है कि उसे अनोखी का मैसेज आता है, जो कि उससे कह रही थी कि वह घर के लिए निकल चुकी है, उसे कुछ इमरजेंसी काम था। अनोखी का मैसेज देख ऐश तुरंत आकर्ष को मैसेज करती है कि उसका एग्जाम खत्म हो चुका है, क्या वह उसे लेने आ रहा है या वो कैब लेकर चली जाए। दूसरी तरफ आकर्ष इस समय अपनी हेड चेयर पर बैठकर कुछ पेपर्स पर साइन कर रहा था कि इतने में ही उसके मोबाइल में एमएसजी आता है। वो जैसे ही मोबाइल उठाने वाला था कि अजीत उसके केबिन में आ जाता है। आकर्ष जो कि उस मैसेज को पढ़ने वाला था कि अजीत के अंदर आ जाने से उसका ध्यान मोबाइल से हटकर अजीत की तरफ हो जाता है। अजीत रूम में आकर आकर्ष को ग्रीट करता है और उसे फाइल देते हुए कहता है, सर ये फाइल मिस्टर चावला के यहाँ से आई है, आप एक बार इसको रीड करके इसमें साइन कर दीजिएगा। अजीत की बात सुनकर आकर अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहता है, मिस्टर चावला क्या यहाँ से किस चीज़ की फाइल आई है। सर अभी जो न्यू प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसमें कुछ एम्प्लॉय उनके कंपनी के यहाँ के हैं, उनसे ही रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। आप एग्री करते हैं तो नेक्स्ट वीक से उनके एम्प्लॉय इस प्रोजेक्ट पर काम करने हमारी कंपनी में आएंगे, इसलिए आप एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। आकर्ष फाइल को वहीं टेबल में रखने बोलता है कि इतने में ही उसका मोबाइल बजने लगता है। आकर्ष जैसे ही मोबाइल की तरफ देखता है जिसमें माय लव कॉलिंग लिखा हुआ था, उसको देखकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। अजीत जो कि वैसे ही खड़ा था अपने खड़ूस बॉस को ऐसे मुस्कुराते देख उसकी भौहें तन जाती हैं कि आखिर किसका कॉल आया है। आकर्ष जल्दी से कॉल रिसीव करता है तो सामने से ऐश की आवाज आती है, जो कि उससे शिकायत करते हुए कह रही थी कि क्या आपने मेरा भेजा हुआ मैसेज नहीं देखा। ऐश की बात सुनकर आकर्ष अपने कान से मोबाइल हटा तुरंत सामने मोबाइल में देखता है जिसमें ऐश का मैसेज आया हुआ था। पूरा मैसेज पढ़ने के बाद आकर्ष कहता है, सॉरी बीवी, मेरा ध्यान मोबाइल में नहीं था, बस तुम 10 मिनट रुको, मैं निकल ही रहा हूं, तुम मेरा गेट के पास वेट करो, ओके। अजीत जो कि अभी भी रूम में ही था आकर्ष को इतनी सॉफ्ट तरीके से उसकी मैडम से बात करते देख उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई कि आखिर यह खड़ूस इतना सॉफ्टली कैसे बात कर सकता है। आकर्ष जैसे ही मोबाइल रखता है सामने अजीत को खुद को घूरता देख वह उसे अपनी भारी आवाज में कहता है, अगर अपनी सारी बातें कह दी हो तो तुम यहां से जा सकते हो। आकर्ष के ऐसा बोलने से अजीत जो कि अपने ही ख्यालों में था वो हड़बड़ा जाता है और हकलाते हुए जी जी सिर कह वहां से निकल जाता है। अजीत जाते ही आकर्ष जल्दी से अपनी पर्सनल लिफ्ट से नीचे की ओर गेट की तरफ चला जाता है।
अजीत हड़बड़ा आते हुए जल्दी जल्दी केबिन से बाहर आता है कि सामने से आ रही दीप्ति से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ही फर्श पर गिर जाते हैं। अब हाल ऐसा था कि दीप्ति फर्श पर लेटी हुई थी और अजीत उसके ऊपर, दोनों के ही होंठ एक दूसरे से टच हो रहे थे। अजीत, जो कि अचानक हुए इस एक्शन से कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, पर अपने होठों पर मुलायम और सॉफ्ट चेरी जैसे होठों का स्पर्श पाकर वह मदहोश हो गया था। ऊपर से दीप्ति की टच होती छाती, जो कि अजीत के दिल के तार हिला देती है। आखिर वह भी दीप्ति को पसंद करता था, पर वह डरता था कि कहीं दीप्ति उसके प्रपोजल को मना ना कर दे। आज सामने से चलकर उसके पास मौका आया था और वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह हल्के से अपने होठों को मूव करने लगता है। दीप्ति, जो कि अभी कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी, क्या अचानक ये सब हुआ, कैसे उसे अपने होठों पर किसी के होंठों का टच महसूस होता है, अभी वह कुछ समझ पाती कि इतने में ही उसे फील हो रहा था कि कोई उसके होठों को धीरे धीरे शक कर रहा है। वह अपने हाथों से अजीत के सीने पर हाथ रख उसे दूर करने लगती है, पर अजीत अब आगे बढ़ चुका था। वह उसके हाथों को अपने हाथों में ले उसे और पैशनेटली किस करने लगता है, जो कि शुरू में सॉफ्ट और नॉर्मल किस थी। धीरे धीरे वह पैशनेट हो रही थी। इस समय दोनों ही आकर्ष के केबिन के सामने थे, जिसके कारण वहां बहुत कम ही लोग आते जाते थे। एक अजीत ही था जिसको परमिशन थी आने की, और दूसरी दीप्ति, जिसको परमिशन अजीत ने दी थी। ज्यादातर लोग इस समय नीचे वाले फ्लोर पर थे। अजीत उस चीज का फायदा उठा रहा था। वो दीप्ति को काफी अग्रेसिवली किस कर रहा था। वो लगातार उसके लिप्स को सक कर रहा था। अजीत के अग्रेशन के कारण दीप्ति को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। दूसरी तरफ, जैसा कि आकर्ष ने ऐश को कहा था कि वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, ठीक आकर्ष सही समय पर पहुंचा। वो यहाँ वहां ऐश को ढूंढने लगता है कि दूर गेट के पास ऐश को कोई हक करके खड़ा था। अपनी बीवी को किसी और की बाहों में देख आकर्ष की मुट्ठियां स्टीयरिंग व्हील पर कस जाती है। आकर्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। अब ये कहना मुश्किल था कि ये गुस्से के कारण था या जलन के। चैप्टर 148, ऐश से पंगा। बेहोश ऐश। आकर्ष से बात करने के बाद ऐश अपना मोबाइल पॉकेट में रख सीधे कॉलेज के मेन गेट की तरफ चली जाती है। ऐश मेन गेट से थोड़ी आगे आकर साइड में खड़ी थी, जिससे किसी की नज़र उस पर और आकर्ष पर न पड़े और कॉलेज में नया तमाशा न बन जाए। अभी ऐश आकर्ष का वेट कर ही रही थी कि उसके सामने एक रेड कलर की लैम्बोर्गिनी आकर रुकती है। उस कार को अपने सामने रुकता देख ऐश थोड़ा साइड में खड़ी हो जाती है और उस कार को फुल इग्नोर कर देती है, पर कार में बैठे शख्स ऐश के ऐसा करने से तिरछी मुस्कान देते हैं और कार को थोड़ा और आगे बढ़ा सीधे फिर से ऐश के सामने खड़ा कर देते हैं। वापस से उस कार को अपने सामने देख ऐश को अब गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वह जानती थी कि आकर्ष कभी भी यहां पहुंचता होगा और आकर्ष की जेलेसी और उसके गुस्से से भली भांति रूबरू थी। यदि उसने ऐश को किसी और से बात करते हुए देख लिया तो उस लड़के के साथ साथ उसकी भी खैर नहीं रहेगी, और फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं था अभी आकर्ष के गुस्से को झेलने का। इसलिए वह इस कार वाले को इग्नोर कर रही थी, पर लगता है ये कार वाला खुद ही मौत के मुंह में जाना चाहता है। ऐश वापस से उसे इग्नोर कर दूसरे साइड हट जाती है, पर वह कार वाला भी बड़ा ही ढीठ प्रवृत्ति का था। वह ऐश के पीछे पीछे अपनी कार दौड़ा रहा था। ऐसा करते करते ऐश कॉलेज गेट से काफी दूर आ गई थी। वह कार अभी भी ऐश का पीछा कर रही थी। थक हार कर ऐश एक जगह खड़ी हो जाती है। उसे अब गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वह कार वाला बाहर आए और 2-3 थप्पड़ से ऐश उसका स्वागत करे और उसे मार मार के उसकी नानी उसे याद दिलाए, पर वह कार वाला सिर्फ उसे फॉलो कर रहा था, बाहर भी नहीं आ रहा था। कमीना कहीं का, ऐश मन में कहती है, जिससे ऐश को अब और भी गुस्सा आने लगता है। ऐश एक जगह खड़ी हो जाती है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। मैं भी देखती हूँ कि कौन है जो ऐश्वर्या के सामने 30 मार खान बन रहा है। आने दो प्रोफेसर को, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बीवी कितनी स्ट्रांग और ब्रेव है। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना उसके बाएं हाथ का काम है। अभी ऐश ये सब सोच ही रही थी कि उस लैम्बोर्गिनी की विंडो की कांच नीचे होती है। एक लड़का उस विंडो से झांकते हुए कहता है, कम ऑन बेबी गेट इन, धूप इतनी तेज है, तुम्हारा गोरा बदन देखो, इसे सह नहीं पा रहा है। ऐश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसका मन तो कर रहा था कि वो मुंह तोड़ दे इस बंदर का। ऐश के कुछ ना बोलने से ड्राइवर साइड का डोर खुलता है।
जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है एक लड़का बाहर आता है। ऐसे ही दो और लड़के उस लैम्बोर्गिनी से बाहर आते हैं जो देखने में तो एवरेज लुकिंग थे, पर उनकी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि एक नंबर के थर की बड़े बाप की औलाद और लड़की बाज है। उन तीनों को देख ऐश अपनी आंखें छोटी करते हुए मन में कहती है, साले दिखने में तो चिलगोजे जैसे हैं और अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, इनको तो आज मैं बताती हूँ कि लड़की को परेशान करने का मतलब क्या होता है। बच्चों, आज तुम लोगों ने गलत लड़की से पंगा ले लिया है। आज तुम सबको तुम्हारी नानी याद ना दिलाई तो मेरा भी नाम ऐश्वर्या आकर्ष राय नहीं। अरे वह ऐश, तू तो अब अपने प्रोफेसर के नाम के साथ अपना नाम जोड़ने लगी है। गुड, वेरी गुड। पर तू कब प्रोफेसर को उनके नाम से बुलाएगी? हाय हाय, वह कितना अच्छा मोमेंट होगा जब मैं अपने प्रोफेसर को उनके नाम से बुलाऊंगी। यह कहते ही ऐश शर्माने लगती है। अभी ऐश अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि उनमें से एक लाल शर्ट पहना हुआ लड़का ऐश के सामने आ बड़े स्टाइल से सिगरेट पीते हुए कहता है, और जाने मन कहाँ खोई हुई हो, अभी तो मेल मिलाप हुआ है, तुम अभी से हम पर फ्लैट हो गई। उनकी बात सुन ऐश का मन उनके ऊपर उल्टी करने का कर रहा था। आखिर कोई इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे पाल सकता है? ऐश कुछ बोलती उसके पहले से दूसरा चिलगोजा आगे आते हुए कहता है, जाना है कहाँ है बेबी, कहो तो हम तुम्हें लिफ्ट दे दें। दूसरा लड़का उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े स्टाइल से कहता है, एक बार बोलो तो सही, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे और साथ ही साथ जन्नत की सैर भी करा देंगे। एक बार हमें मौका तो देकर देखो जाने मन। इसके साथ ही वह लड़का अपने गले में हाथ फेर अपने होठों को दांतों से काट लेता है। उन लड़कों के इतने गंदे एक्सप्रेशन देख ऐश को घिन आ रही थी और उन लड़कों पर तरस भी, क्योंकि उन लोगों ने गलत लड़की से पंगा ले लिया था। ऐश अपने बैग को टाइट करते हुए अपने हाथ स्ट्रेट करती है और अपनी शर्ट को सही करते हुए कहती है, तुम लोग मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचाओगे और तू चिलगोजे, तू मुझे जन्नत दिखाएगा। आज तो जन्नत की सैर मैं करवाऊंगी तुम सबको। दोबारा किसी को जन्नत की सैर करवाने लायक नहीं रहोगे। उनमें से तीसरा लड़का, जो कि कार के बोनट पर टिककर सिगरेट के कस ले रहा था, ऐश के ऐसे कहने से हंसते हुए कहता है, अरे दोस्तों, आज तो लगता है तीखी लड़की से पाला पड़ा है ना मेरी जान। तुम जैसी नाजुक कली बस हम जैसों के नीचे ही अच्छी लगती हो, और कसम से तेरे हाव भाव देखकर ही लग रहा है कि आज मजा आने वाला है तुम जैसी कली को मसलने में। जब हम तुम्हारे शरीर से खेलेंगे मजा ही आ जाएगा। तुम्हारी आवाज और सिसकियों को सुनकर मुझे तो मेरी बॉडी अभी से हार्ड होती हुई महसूस हो रही है। उस लड़के के ऐसी गंदी तरीके से कहने से ऐश का मन कर रहा था कि उसका गला ही दावा दे। उन तीनों को एक नज़र देखने के बाद ऐश सामने खड़े लड़के के मैन पार्ट पर एक जोरदार किक मारते हुए कहती है, बहुत गर्मी है, आज ठंडा करूंगी तुम सबकी गर्मी। वह लड़का अभी कुछ रिएक्ट करता कि उनमें से एक लड़के की जोरदार चीखने की आवाज आती है। दोनों लड़के अपने दोस्त को दर्द में देख हंसते हुए कहते हैं, तू हमसे लड़ेगी? हाँ, तुझे तो मैं बताता हूँ साली। इसके साथ ही वह दोनों ऐश की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर ऐश भी कहाँ कम थी। वह अपने पैर से दूसरे लड़के के पेट में एक किक मारती है, जिससे वह लड़का दूर जाकर कार से टकरा जाता है। जो लड़का कार की बोनट से टिका हुआ था वह उस लड़के को मार खाता देख जल्दी से आता है और ऐश के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। ऐश उस लड़के के ऐसा करने से एक जोरदार किक उसके मेन पार्ट पर मारती है, जिससे वो ऐश के हाथ छोड़ अपने मेन पार्ट को पकड़ लेता है। ऐश उसके चेहरे पर घुसों की बरसात करने लगती है। ऐश दोनों लड़कों से लड़ने लगती है। उसके हाथ और पैर बराबर से चल रहे थे। ऐश ने उन दोनों का पीट पीट कर हाल बेहाल कर दिया था। दोनों ही लड़के जमीन में पड़े धूल चाट रहे थे। ऐश अपने हाथों को झाड़ते हुए कहती है, क्या हुआ बच्चों, तुम्हें तो मेरी चीखें सुननी थी ना, पर लगता है तुम सभी अपनी ही चीखें सुनकर धूल चाट रहे हो। मजा आया। दोबारा से अगर किसी लड़की को परेशान किया ना तो ये पिटाई याद के लेना। अभी ऐश ये कह ही रही थी कि पहला लड़का जिसे ऐश ने मारा था वो ऐश के मुंह को क्लोरोफॉर्म सूंघा देता है, जिससे ऐश धीरे धीरे बेहोश हो जाती है। वो दोनों लड़कों को इशारा कर ऐश को कार में ले जाने लगता। साली बहुत उछल रही थी, अब मैना के पंख काटेंगे, जब तू फड़फड़ाएगी तब हमें मजा आएगा। चलो वे, आज जबरदस्त आइटम मिला है, इसे तो चखना पड़ेगा, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। चैप्टर 149 आकर्ष का गुस्सा सदन किस। अभी वह लड़के ऐश को अपनी कार में बिठाने ही वाले थे कि एकदम से उन्हें बहुत सारे कदमों की आहट सुनाई देती है।
वह तीनों अपना सर ऊपर करके देखते हैं तो ब्लैक यूनिफॉर्म पहने कुछ गार्ड ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वह लड़के उन गार्ड को देख हल्का चौंक जाते हैं, फिर भी उनमें से एक निडर बनते हुए कहता है, क्या काम है तुम लोगों को? हमें चारों तरफ से घेर कर क्यों खड़े हो? चलो हटो यहां से। पर वह गार्ड उस लड़के की बातों को नजरअंदाज कर टस से मज नहीं हो रहे थे। उनको कुछ ना बोलता देख वह लड़का गुस्से में आते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? एक कॉल मैंने कर दिया ना तुम्हारा पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो हटो यहां से। गॉड्स फिर भी कुछ नहीं बोलते। अब उसे और गुस्सा आने लगा था। वह लड़का ऐश की तरफ देख, उसने ऐश को होल्ड किया हुआ था। वह ऐश को दूसरे लड़के के हाथ में देते हुए कहता है, इसे संभाल, उनको तो मैं देखता हूं। उनमें से एक लड़का जो हल्का डरपोक था वो उस लड़के को रोकते हुए कहता है, रॉकी मेरी बात सुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चल यहां से निकलते हैं। वैसे भी ये लड़की बहुत तेज तर्रार लग रही थी। मुझे गट्स फीलिंग आ रही है कि हम बहुत बुरे फंसने वाले हैं, तो तू मेरी बात मान, इसे यही छोड़, हम चलते हैं यहां से। रॉकी अमोल की बात सुन मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने कंधे से हटाते हुए बोलता है, तू डरपोक का डरपोक ही रहेगा, तुझे दिख नहीं रहा? कितनी सुंदर चिड़िया है, आज चिड़िया चखने के साथ साथ इसके पंख तोड़ने में भी मजा आएगा। मैंने इस चिड़िया के पंख नहीं काटे तो कैसा मर्द हुआ मैं? आज इस लड़की को मैं इसकी औकात दिखाऊंगा। इसने हमसे पंगा लेने की कोशिश की है रॉकी से, आज तो इसके शरीर की एक एक बोटी नोच नोच कर खाएंगे हम। इनको तो मैं देखता हूं आखिर इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं अमोल इस लड़की को देखकर ये लोग भी बहक गए हैं? मुझे लगता है ये लोग भी इस लड़की को चखना चाहते हैं। रुक, मैं बात करके आता हूं। जब हम अपने बिस्तर को इस लड़की से गर्म कर लेंगे तब इसे इन बॉडीगार्ड को सौंप देंगे, फिर यह बॉडीगार्ड इसके साथ जो कुछ भी करना चाहे करते रहे, हमें क्या। अमोल जो कि रॉकी की इन बातों को सुन रहा था, उससे सच में डर लग रहा था। उनका एक दोस्त सुजीत जो कि यश को लस्ट भरी नजरों से देख रहा था, वह जल्द से जल्द यश को पाना चाहता था, पर रॉकी के कारण उसे मालूम था कि जब तक रॉकी सबसे पहले इस लड़की से अपनी भूख मिटा नहीं लेगा, जब वह सेटिस्फाइड हो जाएगा तभी वह किसी और को मौका देगा। रॉकी को जाता देख सुजीत मन ही मन मुस्कुराता है। उसे यह भरोसा हो गया था कि रॉकी जब तक इन गार्ड से लड़ेगा झगड़ेगा तब तक वह ऐश को लेकर यहां से निकल जाएगा, क्योंकि उसे इतना तो समझ आ चुका था कि यह गार्ड कोई मामूली नहीं है, जरूर यह गार्ड इस लड़की के लिए ही आए हुए हैं। वह एक नज़र ऐश के खूबसूरत चेहरे को देखता है। उसका दूध से चमकता चेहरा, ऐश का फिगर उसे दीवाना बना रहा था। वो अपनी बॉडी को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अपने होंठों पर अपनी जीभ फेर ऐश की गर्दन के पास जा उसकी खुशबू को इन्हाले करता है, फिर अमोल को देखता है जो कि डरा हुआ था। वह उन्हें वैसे ही छोड़ ऐश की कमर में हाथ डाल उसे कार के अंदर ले जाने लगता है कि इतने में ही कोई उसके उस हाथ को पकड़ लेता है जिससे उसने ऐश को थामा हुआ था। उस हाथ की पकड़ इतनी कसी हुई थी कि सुजीत को अब दर्द होने लगा था। वो उस हाथ की दिशा में देखते हुए ऊपर देखता है तो सामने आकर्ष अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे देख रहा था। आकर्ष एक यमराज के देश से लग रहा था, गुस्से से उसकी नसें तनी हुई थी। उसका इतना भयानक रूप देख सुजीत डर जाता है और 2 कदम पीछे हो जाता है। आकर्ष सुजीत के उस हाथ को वैसे ही पकड़े हुए अपने दूसरे हाथ से ऐश की बॉडी को अपने तरफ खींच उसे खुद से चिपका लेता है। आकर्ष ने अभी भी सुजीत का वह हाथ पकड़ा हुआ था। आकर्ष की पकड़ इतनी कस चुकी थी कि सुजीत को अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका हाथ टूट जाएगा। अमोल अपना थूक निगलते हुए कभी रॉकी की तरफ देख रहा था और कभी सुजीत की तरफ। उसे तो सच में ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में वह गेहूं में घून की तरह पीसेगा। सुजीत अभी दर्द से चिल्लाने ही वाला था कि एकदम से एक टक की आवाज आती है और उसका हाथ लटक जाता है। उस आवाज को सुन उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। आकर्ष ने उसके हाथ की उस हड्डी को तोड़ दिया था। उसकी इतनी भयानक चीख सुन रॉकी जो कि उन बॉडीगार्ड्स की तरफ जा रहा था, वह पीछे मुड़कर देखता है तो आकर्ष ने सुजीत का हाथ पकड़ा हुआ था और सुजीत बहुत बुरी तरह चिल्ला रहा था। आकर्ष की पकड़ इतनी कसी थी जिससे सुजीत के हाथों की हड्डियां टूट गई थी। अमोल डर के मारे पीछे हो गया था, वह बस भागने की फिराक में था। बॉडीगार्ड ने रॉकी को पकड़ लिया था। आकर्ष ऐश को एक हाथ से पकड़े हुए सुजीत के उस हाथ को छोड़ देता है। आकर्ष के छोड़ते ही सुजीत अपने दूसरे हाथ से अपने टूटे हुए हाथ को पकड़ लेता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है।
आकर्ष ऐश को गोद में उठा सीधे अपनी कार की तरफ आता है और बैक सीट का दरवाजा खोल उसे कार में लेटा अपने कोट को उतार अपनी शर्ट की बाहों को मोड़ते हुए सीधे सुजीत की ओर बढ़ जाता है। सुजीत जो कि अभी भी रोड पर पड़ा हुआ दर्द में चिल्ला रहा था, उसकी ओर जोर की चीख निकल जाती है क्योंकि आकर्ष ने उसके उसी घायल होंठ पर अपने जूते रख दिए था। सुजीत दर्द से बिलबिला गया था। आकर्ष उसकी कॉलर पकड़ उसे उठाता है। सुजीत का दर्द और डर दोनों से बुरा हाल था। आकर्ष अपने हाथों की मुट्ठी बना लगातार सुजीत के फेस पर पंच मारने लगता है। सुजीत की हालत अधमरी हो गई थी, उसके चेहरे से खून गिर रहा था। उसकी ऐसी हालत देख रॉकी और अमोल दोनों ही डर से कांप रहे थे। आकर्ष जब सुजीत को मन भर कर मार लेता है तो उसकी कॉलर छोड़ अपने बॉडीगार्ड से तीनों को अपने अड्डे पर ले जाने बोलता है। रॉकी जो कि भागने की फिराक में था वो बॉडीगार्ड से छूटने की कोशिश कर रहा था। अमोल जो कि पहले ही बॉडीगार्ड के गिरफ्त में आ गया था, वो लोग तीनों को कार में बैठा वहां से निकल जाते हैं। आकर्ष सीधे अपने उसी गुस्से वाले ओरे के साथ कार के पास आ रहा था। आज आकर्ष को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही प्रोफेसर है जो कि गंभीर और सौम्य रहते हैं। आज उसकी आंखों में गुस्सा था और जुनून जो कि ऐश के लिए था। आकर्ष कार में आ सीधे ऐश को अपनी गोद में ले ड्राइवर से हॉस्पिटल चलने बोल ऐश के चेहरे को गौर से देखता है, जो कि बेहोशी की हालत में भी चमक रहा था। वो उसके माथे को चूमते हुए अपनी उसी जुनूनी आवाज में कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, कोई दूसरा तुम्हें छू भी ले तो मैं उसकी जिंदगी का किस्सा ही खत्म करूंगा। आज उन लड़कों को पता चलेगा कि उन्होंने किस पर अपनी गंदी नजरें डाली है। मौत की भीख मांगेंगे वो, पर उन्हें वह भी आसानी से नहीं मिलेगी। वो ऐश को और कसकर पकड़ते हुए खुद से चिपका लेता है और कुछ देर पहले का सीन उसकी आंखों में पिक्चर के डे से चलने लगता है। उसे वो पल याद आता है जब आकर्ष ऐश के कॉल के बाद लिफ्ट से सीधे पार्किंग एरिया में आकर अपनी कार में बैठता है और ड्राइवर से कॉलेज की ओर चलने कहता है। कुछ ही देर में आकर्ष की कार कॉलेज के गेट के सामने थी। वह अपनी कार की विंडो नीचे कर गेट की ओर देखता है तो वहां पर ऐश नजर नहीं आती। आकर्ष अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है पर ऐश उसे कहीं भी नहीं दिखती। वह तुरंत अपना मोबाइल निकाल ऐश को कॉल करता है। काफी देर तक रिंग जाने के बाद भी कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। अब उसे ऐश की चिंता होने लगती है। वह ड्राइवर से कार थोड़ा आगे लेने कहता है। ड्राइवर आकर्ष की बात सुन तुरंत कार को कॉलेज के दूसरे गेट की ओर ले जाने लगता है। आकर्ष जो कि लगातार ऐश को कॉल कर रहा था पर ऐश आकर्ष का कॉल रिसीव ही नहीं कर रही थी, जिससे आकर्ष के माथे पर बल पड़ जाते हैं। उसे अब ऐश को लेकर टेंशन हो रही थी कि आखिर ये लड़की जा कहाँ सकती है। आकर्ष तुरंत गार्ड को कॉल करता है जिसको आकर्ष ने ऐश की सेफ्टी के लिए रखा था। आकर्ष अभी उसको कॉल करने ही वाला था कि सामने का सीन देख उसकी आंखें गुस्से से लाल और मुठ्ठियां कस जाती हैं। सामने कार खड़ी हुई थी और उसके गेट के पास दो लड़के थे, जिनमें से एक ऐश की कमर में हाथ डाले उसे कार के अंदर ले जा रहे थे। जिन गार्ड्स को ऐश की सेफ्टी के लिए हायर किया गया था वो सभी अपनी पोजीशन में पहुंच उन लड़कों को चारों तरफ से घेरे खड़े थे। आकर्ष बिना देर किए तुरंत कार से बाहर आता है और सीधे दौड़ते हुए ऐश की तरफ आ उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है जिससे उसने ऐश को होल्ड किया था। अभी आकर्ष ये सब सोच ही रहा था कि उसे अपनी गोद में लेटी हुई ऐश कसमसाती हुई नजर आती है। अब ऐश को होश आ रहा था। ऐश को होश आया देख अब आकर्ष के दिल के सुकून मिला था। आकर्ष ऐश को बोलने का मौका दिए बिना ही उसके लिप्स से अपने लिप्स जोड़ देता है। ऐश जो कि जगह और माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी, आकर्ष के ऐसे हमले से उसकी आंखें बड़ी हो जाती। चैप्टर 150 कार में रोमांस। काफी देर बेहोश रहने के बाद अब ऐश को हल्का हल्का होश आ रहा था। वह अपनी आंखें खोल ऊपर की तरफ देखती है तो खुद को एक कार में पाती है। एकदम से उसे पसीना आने लगता है। उसे तो यही लग रहा था कि वो अभी उन लड़कों को कार में है। वो हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखती है तो सामने उसका प्यारा और हैंडसम हस्बैंड का चेहरा था। अपने प्रोफेसर को सामने देख ऐश राहत की सांस लेती है। वह अभी आकर्ष को देख ही रही थी कि उसके प्रोफेसर बिना किसी वार्निंग के सीधे उसके होठों पर हमला कर देते हैं और उन्हें शक करते हुए काटने लगते हैं। ऐश तो अपने प्रोफेसर के ऐसा करने से एकदम शॉक ही हो गई। आकर्ष लगातार ऐश के होठों को शक करते हुए किस किए जा रहा था।
धीरे धीरे ऐश भी आकर्ष के इंटेंस किस में खोने लगती है। उसके हाथ ऑटोमेटिक ही आकर्ष के बालों में चले जाते हैं और वह उसमें हाथ घुमाते हुए आकर्ष के किस का रिस्पांस करने लगती है। ऐश के रिस्पांस करने से आकर्ष और भी गहराई से ऐश को चूमने लगता है। उन दोनों की किस की आवाज कार में आ रही थी, जिससे ड्राइवर खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, पर उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी नज़र सामने से हटाकर पीछे क्या चल रहा है देख सके। दोनों ऐसे ही एक दूसरे में खोए हुए थे, जिसे महसूस कर ड्राइवर तुरंत पार्टीशन ऑन कर देता है, क्योंकि वह काफी अनकंफर्टेबल हो गया था। आकर्ष लगातार ऐश के होंठों को सक किए जा रहा था। धीरे धीरे आकर्ष की किस काफी अग्रेसिव हो गई थी, जिससे ऐश को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, जिसके कारण उसका चेहरा लाल हो गया था। वह आकर्ष के सीने में हाथ रखते हुए से उसे खुद से दूर करने लगती है, पर आकर्ष था कि उसे सांस लेने तक की मोहलत नहीं दे रहा था। काफी देर किस करने के बाद आकर्ष ऐश से दूर होता है। आकर्ष के दूर होते ही ऐश जोर जोर से सांस लेने लगती है। आकर्ष अपनी इंटेंस नजरों से अपनी बीवी को देख रहा था, जो कि अपनी सांसें संभालने में लगी हुई थी। आकर्ष का दिल अभी भी नहीं भरा था। वह वापस से ऐश की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे ऐश उसके सीने पर हाथ रख उसे रोक लेती है। अभी भी ऐश का सीना अप डाउन हो रहा था। उसने अभी भी अपनी सांसों को काबू में नहीं किया था और वापस से आकर्ष को अपने तरफ आते देख उसने उसे रोक लिया। आकर्ष, जो कि ऐश को वापस से किस करना चाहता है, उसके ऐसे रोकने से उसकी भौं तन जाती है और उसकी आंखों में सवाल दिखने लगता है। आकर्ष की आंखों में सवाल देख ऐश अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहती है, प्रोफेसर क्या कर रहे हैं आप? जगह और समय देखकर ही यह सब किया जाता है। हम इस वक्त और इस जगह पर ये सब नहीं कर सकते। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि अभी हम कहाँ पर हैं? ये हमारा बेडरूम नहीं है। ऐश की बात पर आकर्ष को ध्यान आता है कि वह अभी कार में है, पर वह इतनी आसानी से खुद से दूर होने तो देगा नहीं। ऐश की बात सुनकर आकर्ष अपना मोबाइल निकाल तुरंत अपने ड्राइवर को कॉल करता है, क्योंकि कार में जो पार्टीशन था उसके जरिए ना ही आवाज बाहर आ सकती थी और ना ही ऐश और आकर्ष को ड्राइवर देख सकता था। आकर्ष का कॉल आते देख ड्राइवर तुरंत कॉल रिसीव करता है। आकर्ष अपनी वही भरी आवाज में कहता है, हमारे शांति बनवा ले फ्लैट पर गाड़ी मोड़ लो। ऐश, जो कि आकर्ष के बाजू में ही बैठी थी, वह आकर्ष की ये बात सुन उसे कंफ्यूजन में देखने लगती है कि आखिर आकर्ष रायविला जाने की जगह अपने फ्लैट क्यों ले जा रहा है। आकर्ष की बात सुन ड्राइवर हाँ बोल देता है। आकर्ष तुरंत कॉल कट कर अपने मोबाइल को साइड में फेंक ऐश की तरफ मुड़ता है और उसका हाथ पकड़ सीधे उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और अपनी चेहरे को ऐश की चेहरे के करीब ले जाने लगता है। ऐश तुरंत एक्शन लेते हुए आकर्ष के होठों पर अपनी उंगली रख देती है। आकर्ष, जो कि ऐश को किस करना चाहता था, ऐश के ऐसे रोकने से अब उसे गुस्सा आने लगा था। वह फ्रस्ट्रेटेड होकर ऐश का हाथ पकड़ता और कहता है, अब क्या प्रॉब्लम है? क्या आप पागल हो गए हैं? क्या कर रहे हैं कार में? मुझे बहुत शर्म आ रही है। ऐश की बात सुन आकर्ष उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर, तुम्हें किस बात की शर्म आ रही है? हम कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं, तुम भी काफी एक्सपीरियंस है। कार के इस तरफ बैठे ड्राइवर की तरफ इशारा करके उस तरफ देखते हुए कहती हुई, वह हमारी आवाज को सुन सकता है ना हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। अपने प्रोफेसर की बात सुन ऐश हल्का शर्माते हुए कहती है, पर मैं कार में कंफर्टेबल नहीं हूं। पर बीवी, मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे तुम्हें महसूस करना है। इसके साथ ही आकर्ष वापस से ऐश की तरफ बढ़ने लगता है। ऐश अपने गार्ड को दूसरी ओर साइड कर देती है। आकर्ष को अब फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, क्या तुम सीधी नहीं बैठ सकती और तुमको इतना काहे शर्म आ रही है? तो तुम एक काम करो, आंखें बंद कर लो, बाकी काम मैं खुद कर दूंगा। आकर्ष की बेशर्मी भरी बात सुन वह मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है, मैं आपको सब करने दूंगी, लेकिन पहले मेरी कुछ सवालों का जवाब दीजिए। कैसे सवालों के जवाब? मैं यहाँ कैसे आई? क्या आपने मुझे उनसे बचाया? और उन तीनों लड़कों का क्या हुआ? ऐश के ऐसे पूछने पर आकर्ष उसकी कमर में हाथ रख उसे अपने करीब और करता है और कहता है, उन लड़कों को जहां पहुंचना चाहिए था वह वहां पहुंच चुके हैं और इस कार में मैं तुम्हें लेकर आया हूं। तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया हो तो हम आगे का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। वैसे कुल मिलाकर ऐश आकर्ष का ध्यान भटकना चाहती थी, जो कि आकर्ष काफी अच्छी तरीके से समझ रहा था। अभी यह कुछ और कहती कि आकर्ष उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहता है, नो मोर क्वेश्चंस, ओनली मुझ पर फोकस करो।
इसके साथ ही वह अपने लबों को ऐश के लबों से जोड़ देता है और काफी डीपली उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे आकर्ष की किस और भी गहराई में होती जा रही थी। आकर्ष ने ऐश को खुद से चिपका लिया था, जिससे उनके बीच से हवा तक गुजरने की जगह नहीं थी। आकर्ष के हाथ ऐश की पीठ पर घूम रहे थे। धीरे धीरे आकर्ष के हाथ ऐश की शर्ट के अंदर जाने लगते हैं। ऐश जो कि आकर्ष को किस करने में खोई हुई थी। आकर्ष के ठंडे हाथों को अपने पेट पर महसूस कर ऐश एकदम से कांप जाती है और आकर्ष के लिप्स को हल्का काट लेती है। आकर्ष ऐश के होठों को शक करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऐश के सीने की तरफ ले जाने लगता है, जिससे ऐश की सांसें तेज होने लगती हैं और उसका सीना अप डाउन होने लगता है। अभी तक आकर्ष ने ऐश के होंठों को नहीं छोड़ा था, पर ऐश के ऐसा कांपने से वह उसके होंठों से दूर होता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। ऐश जो कि आकर्ष की गोद में बैठी हुई थी, वह अपनी गर्दन को हल्का पीछे कर लेती है, जिससे आकर्ष और भी गहराई से उसकी गर्दन को शक करते हुए चूम रहा था। उसके हाथ ऐश के सीन पर कस चुके थे। वह उसके कर्व पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे उन्हें सहला रहा था, जिससे ऐश को अच्छा लग रहा था। आकर्ष काफी सॉफ्टली इसके साथ पेश आ रहा था। आकर्ष धीरे धीरे अपने होठों को नीचे की ओर ले जाने लगता है, पर ऐश की शर्ट के कारण वह उसके सीने को नहीं चूम पा रहा था। वो ऐश के बटन को खोलने लगता है। पूरी बटन खोलने के बाद ऐश के ब्यूटीफुल ब्रेस्ट को देख आकर्ष के अंदर का जानवर जाग जाता है। ऐश आकर्ष की तरफ देख रही थी। आकर्ष ऐश को पकड़ सीट पर लेटा देता है। आकर्ष के ऐसा करने से ऐश चौंक जाती है। आज तो आकर्ष की फुर्ती देखती ही बन रही थी। आकर्ष ऐश को लिटा अपनी इंटेंस नजरों से उसे ऊपर से नीचे देखने लगता है। ऐश जो कि हाफ नेकेड थी, उसे शर्म आ रही थी। आकर्ष बिना देर किए उसकी ब्रा को ऊपर कर उसके उभारों पर टूट पड़ता है। ऐश प्लेजर से मौन करने लगती है। आकर्ष ऐश की मौन सुन के और भी तेजी के साथ सक और बाइट किए जा रहा था। वो अपने हाथों को नीचे की ओर लेकर जाता कि इतने में कार रुक जाती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।